तो इस सवाल का जवाब आप मिस्टर शर्मा जी से ही सुनिए। दरअसल लेजिस्लेटिव असेंबली और उसमें होने वाली मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने वाले एमएलएस की जो बहस आपने टेलीविजन पर देखी है, उसे हम आपकी स्कूल की बिल्डिंग के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल की ये बिल्डिंग लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग है, ठीक है? और आपके स्कूल की करंट प्रॉब्लम स्कूल का ग्राउंड बड़ा करना है, ये चल रही है, ताकि आप स्टूडेंट्स को कुछ आउटडोर स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट और बैडमिंटन खेलने की भी सफिशिएंट जगह मिल जाए। तो इस मुद्दे पर सिर्फ प्रिंसिपल अपने हिसाब से ही सारे डिसीजंस नहीं लेंगे, बल्कि इसके ऊपर बात करने के लिए सारे टीचर्स स्कूल के असेंबली हॉल में इकट्ठा होंगे और प्रिंसिपल सर सबको लीड कर रहे होंगे। अब आप लेजिस्लेटिव असेंबली और अपनी स्कूल असेंबली की इस मीटिंग को एक साथ जोड़कर इमेजिन कीजिए। मान लीजिए आपके साइंस के टीचर कह रहे हैं कि स्कूल ग्राउंड हर तरह के स्पोर्ट्स के लिए इनफ है, इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जिस ग्राउंड को स्कूल के मैदान में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है, वहां पर हमें एक नई लाइब्रेरी बनवानी चाहिए। वहीं आपके मैथ्स के टीचर को लगता है कि स्कूल ग्राउंड को बड़ा करने के साथ साथ इसे ठीक भी करवाना होगा। हमें इसे एक लेवल में सही करवाना होगा ताकि बच्चों को खेलते समय चोट ना लगे। और स्पोर्ट्स टीचर न सिर्फ स्कूल ग्राउंड को बड़ा करवाने, बल्कि स्पोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पोर्ट्स एक्सेसरीज स्कूल में शामिल करने की भी बात कह रहे हैं। वहीं आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर या मैम, जो कि आपके टीचर भी हैं, वो सब की बहस को बड़े ध्यान से सुनते हुए अपना मुद्दा भी सामने रख रहे हैं। अब आप इसे विधानसभा से रिलेट कीजिए, जहां पर हमारे प्रिंसिपल सर, जैसे वो हमारे टीचर भी हैं और हमारे प्रिंसिपल भी हैं, उसी तरह एक चीफ मिनिस्टर पूरी स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट लीडर होता है। वो एमएलए भी होते हैं और चीफ मिनिस्टर की पोजीशन भी संभालते हैं। वहीं आपके अलग अलग टीचर्स एमएलएज हैं, जो अपने अपने मुद्दों पर बहस कर रहे हैं। इसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली के हॉल में भी एमएलए स्टेट और अपने एरिया के मुद्दों को लेकर अपनी बात सामने रखते हैं। इन सभी एमएलएज के ग्रुप को लेजिस्लेटर्स भी कहा जाता है। तो बच्चों, अब आप इस पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आपके साथ साथ नीरज और डेविड भी इन बातों को अच्छे से समझ गए। लेकिन नीरज के मन में अभी भी सवाल हैं। इसलिए नीरज ने मिस्टर शर्मा जी से पूछा, तो सर, स्टेट गवर्नमेंट को एमएलए, चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स मिलकर चलाते हैं। क्या हर बार अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखने के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में ही मीटिंग की जाती है, या इसका कोई और भी जरिया होता है? मिस्टर शर्मा ने कहा, नहीं, और भी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जिसमें अपनी बातें सामने रखी जा सकती हैं। जैसे तुमने टीवी और न्यूज़पेपर में अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी सुना या देखा होगा, जहां पर मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट के दूसरे ऑफिसर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रिपोर्टर्स के सामने रखते हैं। और ये जो रिपोर्टर्स होते हैं, जिन्हें हम मीडिया भी कहते हैं, ये डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए, अपनी पब्लिक को ध्यान में रखते हुए अपने सवाल इन मिनिस्टर्स से पूछते हैं। नीरज ने सारी बातें सुनते हुए एक अहम सवाल अपने टीचर से पूछा। नीरज ने पूछा, जब स्टेट गवर्नमेंट के पूरे काम ये मिनिस्टर्स, एमएलए और चीफ मिनिस्टर देखते हैं, तो हम अपनी सरकार को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? मिस्टर शर्मा ने कहा, क्योंकि बेटा, इन एमएलएज को पब्लिक चुनती है। उन्हीं एमएलएज में से एक को चीफ मिनिस्टर या अलग अलग डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाया जाता है। ये मिनिस्टर, एमएलएज जो अपनी अपनी पोजीशन पर बैठकर अपनी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जरिए सामने रखते हैं, उनका चुनाव तो हम पब्लिक ने ही किया है और वो हमारी ही बातों को वहां रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हमारी सरकार एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्योंकि इन मिनिस्टर्स को हम खुद चुनते हैं। जनता चुनती है, खुद पब्लिक चुनती है। और इन्हीं मिनिस्टर्स में से अलग अलग मिनिस्टर्स को पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जहां पर वो अपना काम करते हैं। मगर मिनिस्टर्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को लेकर अभी भी नीरज और डेविड को थोड़ा डाउट था और उनके मन में एक सवाल ये था
कि अगर कोई एमएलए या मिनिस्टर अपना काम सही से नहीं करता, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब मिस्टर शर्मा ने बच्चों को बताया। देखो, जब भी हमें लगता है कि हमारे द्वारा चुना गया एमएलए या बनाया गया मिनिस्टर अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये हक होता है कि हम उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हम मीडिया का सहारा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम अलग अलग तरीके से मिलकर नारे लगा सकते हैं। इस तरह के इंसिडेंट को हमने अपने आसपास जरूर देखा होगा या टीवी में अक्सर देखा होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया के लोग अपने यहां की पानी की खराब क्वालिटी को लेकर एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी गवर्नमेंट ही लोगों को यह अधिकार देती है। यह हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। इस बात पर डेविड ने पूछा, सर, मैंने देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत से अलग अलग तरह के कानून बनाती है जो सिर्फ उस स्टेट में लागू होते हैं। तो क्या नया कानून बनाने से पहले स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है? या फिर क्या कानून सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं? ये लॉज पास कैसे होते हैं? मिस्टर शर्मा ने सभी बच्चों को समझाया। डेविड का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूं। मेरी बात आप सब बहुत ध्यान से सुनिए। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो पूरी कंट्री को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जैसे क्राइम से रिलेटेड कानून और एजुकेशन से रिलेटेड। ऐसे लॉज को पार्लियामेंट में पास कराया जाता है। पर तुम सभी पार्लियामेंट के बारे में नहीं समझ पाओगे। हम इस बारे में आगे कभी बात करेंगे। फिलहाल हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें बताता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट छोटे छोटे लॉज अपने यहां कैसे बनाती हैं। मान लो किसी गांव में कोई बीमारी फैल गई है और उस गांव में हेल्थ वर्कर्स की जरूरत है। तो ऐसे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो स्टेट गवर्नमेंट की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हेल्थ वर्कर्स अपॉइंट करने का काम करती है और इससे जुड़े छोटे छोटे लॉज लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाए जा सकते हैं जो स्टेट में लागू होते हैं। अब आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क दैट एमएलएज डू इन द असेंबली एंड द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? मतलब एमएलएज जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में काम करते हैं, उस काम में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो काम किया जाता है, उन दोनों में क्या अंतर है? देखा जाए तो इन सभी के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये सभी स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं। लेकिन अगर एक कोर डिफरेंस की बात करें तो एमएलए अपना काम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में करते हैं, जबकि जो काम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है वो डिपार्टमेंट में ही तय होता है। उसे मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स कंट्रोल करते हैं और उस डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑफिसर उस काम को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। जबकि जो एमएलए होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ मिलकर काम करते हैं। तो बच्चों, हमने अपने इस एपिसोड में स्टेट गवर्नमेंट के पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से समझ लिया। अब बारी है अपने नेक्स्ट एपिसोड की ओर बढ़ने की, जो कि बिल्कुल आप लोगों से ही जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में बॉयज और गर्ल्स, लड़के और लड़कियां एक साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम अलग अलग जेंडर की इसी आइडेंटिटी और उनकी वैल्यू की बात करेंगे। बच्चों, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसमें आपकी क्लास में बहुत सारी लड़कियां होंगी और लड़के भी होंगे। आप सभी एक अच्छे दोस्तों की तरह अपनी टीचर से बहुत सारी नई नई चीजें भी सीखते होंगे। आपके टीचर हर किसी से एक जैसा बिहेव करते होंगे। अगर कोई होमवर्क ना करे तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को बराबर डांट पड़ती होगी। अगर कोई एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आए, चाहे फिर वो बॉय हो या एक गर्ल हो, टीचर दोनों को अप्रिशिएट करते होंगे। और ये सिर्फ स्कूल की बात नहीं है। स्कूल से बाहर सोसाइटी में भी आपने लड़कों और लड़कियों को अलग अलग तरीके से लाइफस्टाइल को जीते देखा होगा। लेकिन क्या आपने ये गौर किया है कि सोसाइटी के कल्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या आपके क्लासरूम की तरह ही पूरी सोसाइटी में भी एक लड़का और लड़की से एक जैसा बिहेव किया जाता है? लोगों के बिहेवियर में क्या जेंडर को लेकर कोई डिफरेंस है?
तो इस क्वेश्चन पर गौर कीजिए और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बिल्कुल आपसे ही जुड़ा हुआ है। इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक कहानी का एग्जाम्पल लेते हैं। राघव अपने शहर से एक लंबी दूरी तय करके पेरेंट्स के साथ अपने गांव पहुंच जाता है। गांव में वो अपने चाचा के घर जा रहे थे, जहां राघव के चाचा चाची और उनके 2 बच्चे नमन और चंचल रहते थे। जैसे ही वो सब राघव के चाचा के घर पहुंचते हैं, उनके चाचा चाची राघव और उसके पूरे परिवार का वेलकम करते हैं और फिर थोड़ी देर साथ में गपशप मार के राघव की चाची सबके लिए चाय बनाने किचन में चली जाती हैं। फिर चाची अपनी बेटी चंचल को आवाज लगाती हैं। चाची की आवाज सुनकर राघव, चंचल और नमन दोनों से कहता है, चलो अंदर चलते हैं और चाची की मदद करते हैं। चंचल राघव की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी नमन कहता है, अरे राघव, ये तो लड़कियों के करने के काम है, चलो हम बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूं। राघव चंचल के चेहरे की तरफ देखता है, जिसे नमन की इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और वो अपनी मम्मी की मदद के लिए किचन में जाती है। उसके बाद नमन और राघव भी बाहर खेलने चले जाते हैं। अब इस छोटी सी कहानी को सुनने के बाद आप हमें बताइए कि क्या नमन ने जो कहा वो सही था? क्या चाय और नाश्ते का इंतजाम करना, चाय बनाना, खाना बनाना या किसी को लाकर चाय सर्व करना सिर्फ लड़कियों का काम है? क्या नमन और राघव चंचल और अपनी चाची की मदद नहीं कर सकते थे? इस सवाल का जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में रहते हैं। भारत के कुछ बड़े बड़े शहरों में और कुछ फैमिलीज में अगर देखा जाए तो आपको लड़का और लड़की को लेकर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक घर में सब बराबर काम करते हैं। लेकिन भारत के ज्यादातर घर और शायद आपके घरों में भी, आपकी सोसाइटी में भी, खासतौर पर गांव और छोटे शहरों में आज भी आप नमन, राघव और चंचल की कहानी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे नमन और राघव के कंपैरिजन में चंचल के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हमने अपने प्रीवियस एपिसोड्स में बहुत अच्छी तरह से समझा था। इसका मतलब है भेदभाव। यहां पर लड़का और लड़की को लेकर न केवल हमारी सोसाइटी में बल्कि अपने ही परिवार के लोग भी अपने ही बच्चों से भेदभाव करते हैं। अब आपसे सवाल है कि क्या ऐसा करना सही है? जाहिर सी बात है, हमने अपने सबसे पहले एपिसोड में, जहां पर हमने इक्वालिटी की बात की थी, आपको यह बताया था कि चाहे जेंडर हो, कास्ट हो, क्लास हो या फिर इकोनॉमिक स्टेटस, किसी भी लेवल पर किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन गवर्नमेंट के लॉज के अनुसार भी एक कानूनी अपराध है, एक क्राइम है। बच्चों, जेंडर इनइक्वालिटी को और अच्छे से समझने के लिए ऐसी ही एक और कहानी का एग्जाम्पल सुनते हैं। मध्य प्रदेश के छोटे से शहर मुरैना में एक लड़का रहता था। उसके 2 बड़े भाई थे। उस लड़के का नाम था राहुल और उसकी बहन का नाम था दीपिका, और उसके बड़े भाई का नाम था नीरज। दीपिका और नीरज यानी कि राहुल के दोनों बड़े भाई बहन जुड़वां थे। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। जैसे ही उन दोनों ने 12th पास की, उन दोनों को कॉलेज के लिए अपने घर से करीब 10 किलोमीटर दूर जाना था। राहुल के फादर ने दीपिका और नीरज से कहा कि नीरज अब कॉलेज जाकर आगे की पढ़ाई करेगा, लेकिन दीपिका की पढ़ाई अब यहीं पर खत्म होती है, क्योंकि वो घर से 10 किलोमीटर दूर कॉलेज पढ़ने नहीं जा सकती। राहुल ने देखा कि उसकी बहन दीपिका इस बात से परेशान थी और उसका भाई नीरज बहुत खुश था, जबकि 12th में दीपिका के नंबर नीरज से कहीं ज्यादा आए थे। राहुल ने अपने पापा से पूछा कि ऐसा क्यों? दीदी कॉलेज क्यों नहीं जा सकती और भैया कॉलेज क्यों जा सकते हैं? राहुल बहुत छोटा था। उसके पापा ने राहुल को समझाते हुए कहा, क्योंकि दीपिका एक लड़की है और नीरज एक लड़का है। दीपिका के लिए इतनी दूर जाकर पढ़ना सही नहीं है, वहां का माहौल इतना अच्छा नहीं होगा। अब आप सोचकर देखिए, राहुल के सगे भाई बहन जुड़वां थे और दोनों एक ही साथ हमेशा से पढ़ते आए थे। जब घर से दूर जाकर पढ़ने की बात हुई तो राहुल की दीदी को इस बात की परमिशन नहीं मिली, जबकि राहुल के भैया को
तुरंत इस बात की परमिशन मिल गई। राहुल ने अपनी मां से भी पूछा, तो उसकी मां ने कहा कि दीदी को जितना पढ़ना था उन्होंने पढ़ लिया, अब और ज्यादा पढ़कर वो क्या करेंगी। लेकिन नीरज भैया का पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें आगे चलकर बाहर जाना होगा, बाहर काम करना होगा और पैसे कमाने होंगे, जबकि दीदी को तो सिर्फ घर ही संभालना है। तब राहुल ने अपनी मां से पूछा कि आप भी घर संभालती हैं और पापा बाहर जाकर काम करते हैं, तो क्या आपके लिए भी पढ़ना जरूरी नहीं था? नाना ने आपको नहीं पढ़ाया? राहुल की मां ने उसे बताया कि हां, तुम्हारे नाना ने मुझे आगे नहीं पढ़ाया, मैंने तो सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। तब राहुल ने अपनी मां से एक सवाल पूछा, सोचकर देखिए मां, अगर आपने दीदी की तरह कम से कम 12वीं तक की या फिर पूरी कॉलेज की पढ़ाई की होती, तो आज आप मुझे आसानी से पढ़ा लेती और पापा को ट्यूशन का खर्चा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, और आप घर के छोटे छोटे हिसाब किताब के लिए बार बार नीरज भैया या दीदी के पास नहीं जाती। वो सभी काम आसानी से आप खुद कर सकती थी। मां को राहुल की बात सुनकर ही एहसास हुआ कि राहुल सही कह रहा है। घर संभालना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है और इसके लिए भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है। बच्चों, अब यहां पर आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आपके यहां या आपके आसपास काम करने वाली फीमेल वर्कर्स और मेल वर्कर्स को एक जैसे ट्रीट किया जाता है, या फिर उनके साथ भी इनइक्वालिटी का व्यवहार होता है? तो आप इस सवाल का जवाब इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। भोपाल की नीता एक अच्छी और वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है। उसके घर में काम करने दो लोग आते हैं, एक ड्राइवर और दूसरी हाउसकीपर, जो घर की साफ सफाई का काम करती है। एक दिन नीता यूं ही घूमते घूमते उन दोनों के घर जाती है। वो देखती है कि जब उसका ड्राइवर काम करके घर वापस लौटता है, वो आराम से जाकर सो जाता है और उसकी वाइफ उसे लाकर चाय देती है, जबकि जब उसकी हाउसकीपर या घर की मेड अपने घर वापस जाती है, वो नीता के घर का सारा काम करके थक कर जाती है। इसके बावजूद भी वो घर जाकर अपने पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। तो क्या इन दोनों एग्जाम्पल्स से आपको नहीं लगता कि नीता की हाउसकीपर के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? उसे इक्वालिटी का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, और इस डिस्क्रिमिनेशन का बेस है जेंडर। क्योंकि नीता की हाउसकीपर एक फीमेल है, इसलिए उन्हें घर जाकर भी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, जबकि नीता का ड्राइवर एक मेल है, इसलिए वो जैसे ही घर जाता है आराम से सो जाता है। बच्चों, चलिए अब एक इंपॉर्टेंट टर्म का मतलब समझते हैं, जो कि है आइडेंटिटी। बच्चों, आइडेंटिटी का मतलब है अपने आप को लेकर सेल्फ अवेयर होना। आपको अपनी काबिलियत, अपनी स्किल्स और अपनी पहचान को लेकर अवेयर होना चाहिए, जहां पर आइडेंटिटी को लेकर भी जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक लड़का हैं या एक लड़की, हर किसी की आइडेंटिटी बहुत मायने रखती है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस इक्वालिटी की बात करता है, वहां पर हर किसी की आइडेंटिटी को बराबर सम्मान दिया जाता है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट भी अलग अलग तरीके के पॉजिटिव स्टेप्स लेकर इस आइडेंटिटी को सबके सामने स्टेबल रखने की कोशिश करती रहती है। गवर्नमेंट वुमेन्स को भी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आंगनबाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर्स सेटअप करती है, ताकि वुमेन्स भी सिर्फ घर में या बच्चों को संभालने तक अपनी लाइफ को सीमित न रखें। तो अब बच्चों, जब आपसे कोई आइडेंटिटी वर्ड का मतलब पूछे, तो आप उसका जवाब कुछ इस तरह से दे सकते हैं, जैसा हमने अभी अभी आपको बताया है। इस एपिसोड में हमने ये जाना कि एक फीमेल, चाहे वो एक लड़की हो या फिर एक महिला, उन पर डबल बर्डन होता है। वो घर के बाहर अगर काम करने जाती हैं, तो भी उन्हें घर का काम देखना पड़ता है। उन पर बाहर के साथ साथ घर के काम का भी बोझ होता है। इसी जिम्मेदारी को हम डबल बर्डन कहते हैं। जैसे अगर आपकी मम्मी एक टीचर भी हैं, तो वो स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आपकी सेहत का, आपके खाने पीने का और आपके पूरे घर का भी ख्याल रखती हैं। साथ ही इस एपिसोड में आपने जेंडर को लेकर इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को भी जाना। आपने देखा
कि कैसे एक लड़का और लड़की, मेल और फीमेल को लेकर हमारी सोसाइटी में भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम जेंडर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये एक अपराध है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक से जुड़े एक और एपिसोड की ओर और जानते हैं कि कैसे वुमेन इस वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कैसे वो इस दुनिया को बदल सकती हैं या फिर बदल रही हैं। बच्चों, इससे पहले के एपिसोड में हमने ये देखा था कि कैसे आज भी गांव में, छोटे शहरों में और बल्कि काफी हद तक बड़े शहरों में कुछ ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज में मेल और फीमेल को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। फीमेल्स को घर संभालने तक और मेल्स को बाहर के कामों के लिए ज्यादा बेहतर समझा जाता है और ये भी कहा जाता है कि एक लड़की को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें आगे चलकर कोई बहुत बड़ी टेक्निकल ड्यूटी तो करनी नहीं है। आज जब जमाना इतना बदल चुका है, तब भी हम ये मानते हैं कि एक लड़की टीचर बन सकती है, नर्स बन सकती है, लेकिन कोई बहुत ही हार्ड टेक्निकल वर्क जैसे ट्रेन चलाना, ये उनके बस का नहीं है। और वहीं लड़कों को बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए। पर जैसे अभी अभी हमने खुद कहा कि अब हमारी सोसाइटी का माहौल बदल रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमने आज अपने आसपास देखा है कि लड़कियां भी घर से बाहर निकलकर काम करने लगी हैं। लेकिन यहां पर भी काम करने की अपॉर्चुनिटी को लेकर आज भी वही डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी काफी हद तक देखी जाती है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। हम अभी आपसे कुछ जॉब्स की बात करने वाले हैं। मैं उन पर्टिकुलर जॉब्स का नाम लेने वाला हूं। आप अपने मन में सोचिए कि इस लिस्ट में से आप किस जॉब को एक लड़की के लिए बेहतर मानते हैं और किस जॉब को आप ये सोचकर लड़कियों की लिस्ट से बिल्कुल बाहर निकाल देंगे कि ये बहुत टेक्निकल और हार्डवर्क वाला काम है और ये सिर्फ लड़के कर सकते हैं। अब इस लिस्ट को ध्यान से सुनिए। नर्स, डॉक्टर, स्कूल टीचर, इंजीनियर, पायलट, रेल इंजन ड्राइवर, फार्मर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, लेबर, एस्केवेटर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ट्यूशन टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, स्पोर्ट्स पर्सन। मुझे लगता है कि सोसाइटी का और अपने आसपास का जो माहौल आप बचपन से देखते आए हैं, उसके हिसाब से इस लिस्ट को आपने लड़के और लड़कियों के लिए दो अलग अलग कैटेगरीज में अब तक डिवाइड कर लिया होगा और उसके हिसाब से आपने नर्स, डॉक्टर, टीचर और ट्यूशन टीचर, इन सभी जॉब्स को लड़कियों की लिस्ट में रखा होगा। वहीं बाकी बची सारी जॉब्स जैसे इंजीनियर, पायलट, रेल इंजन ड्राइवर, फार्मर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, लेबर, एक्सकेवेटर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, स्पोर्ट्स टीचर, स्पोर्ट्स प्लेयर, इस पूरी लिस्ट को आपने लड़कों की लिस्ट में शामिल किया होगा। और आपने देखा होगा कि आपके आसपास ज्यादातर लोग तो इस बात पर बिल्कुल राजी होंगे कि रेल इंजन ड्राइवर, एक्सकेवेटर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर जैसे हार्ड वर्क लड़कियां कर ही नहीं सकती। हां, क्योंकि आज बदलते हुए जमाने के साथ हम ये देख रहे हैं कि लड़कियां पायलट बनने लगी हैं, स्पोर्ट्स कोच भी बन जाती हैं और स्पोर्ट्स खेलती भी हैं। पर एक्सकेवेटर ऑपरेटर, ट्रक ड्राइवर, रेल इंजन ड्राइवर जैसे टेक्निकल और हार्ड वर्किंग काम तो लड़कियां कर ही नहीं सकती। अच्छा बच्चों, किसी भी कंक्लूजन पर आने से पहले चलिए एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। आज से कुछ समय पहले तक आपने ये देखा होगा कि इंडिया जैसे देश में वुमेन क्रिकेटर्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, जबकि आज आप ये देख सकते हैं कि वुमेन्स आईपीएल की भी शुरुआत हो गई है और यहां तक कि भारत की बहुत सी फेमस वुमेन क्रिकेटर जैसे हरप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना जैसी प्लेयर्स भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में क्रिकेटर के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आज लड़कियां आगे बढ़कर मेल और फीमेल के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उसे खत्म करते हुए इस स्टीरियोटाइप को तोड़ रही हैं। यहां पर आपको स्टीरियोटाइप वर्ड का मतलब भी अच्छी तरह से समझना होगा। अब बच्चों,
यहां पर आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, हाउ डू यू थिंक stereotypes about what women can or cannot do affect women right to equality? मतलब स्टेरियोटाइप का मतलब क्या है और ये वुमेन्स इनइक्वालिटी को कैसे प्रभावित करता है? आपके एग्जाम में अगर इस तरह का सवाल आए तो आप उसका जवाब कुछ इस तरह से दे सकते हैं। स्टेरियोटाइप का मतलब अगर हम देखें तो ये एक तरह की पुरानी सोच है। आप कह सकते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर हमारी जो पुरानी घिसी पिटी और ऑर्थोडॉक्स वैल्यूज हैं, जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं, उन्हें ही हम स्टेरियोटाइप कहते हैं। जैसे हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड स्टेरियोटाइप का एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं। हमने देखा था कि लड़कियों को घर संभालने के लिए हमेशा से बेहतर समझा जाता है और लड़कों को बाहर का काम करने के लिए बेहतर समझा जाता है। ये एक तरह का स्टेरियोटाइप है। एक और स्टेरियोटाइप के एग्जाम्पल को देखें तो ये माना जाता है कि आज भले ही लड़कियां बाहर जाकर काम कर सकती हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क और टेक्निकल वर्क नहीं कर सकती, जबकि लड़के ऐसा काम आसानी से कर सकते हैं। ये भी एक दूसरी तरह का स्टेरियोटाइप है। यहां पर आपको एक और स्टेरियोटाइप की तरफ ध्यान देना होगा, जो न सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी उनके इमोशंस को छिपाने और उन्हें कमजोर बनाने का काम करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके स्कूल में कोई लड़का गिर जाए और उसे चोट लग जाए और वो रोने लगे या उसकी आंखों से आंसू आने लगे, तो बाकी सभी ग्रुप के लड़के उसे इस तरह से चिढ़ाने लगते हैं कि तुम लड़के हो और लड़के होते हुए भी रो रहे हो। और ऐसे ही कुछ डायलॉग्स हम अपने घर में भी सुनते हैं। अगर दो भाई बहन में से भाई रोने लग जाए तो उनके ही फैमिली मेंबर्स भी आकर उस लड़के से यही बात कहते हैं कि तुम्हें इस तरह से नहीं रोना चाहिए, तुम तो लड़कियों की तरह रो रहे हो, लड़कों को प्रेशर में नहीं आना चाहिए, वो इमोशनल नहीं हो सकते। देखा जाए तो इस तरह से हम लड़कों के मेंटल स्टेटस के साथ भी खेल रहे हैं, क्योंकि इमोशनल होना, परेशान होना या फिर आंखों से आंसू आना, दर्द का एहसास होना और रोना, ये तो ह्यूमन बिहेवियर है और इसमें जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों, हम आपको इसे एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। कहानी आज की नहीं है, बल्कि ये 18th सेंचुरी की बात है। एक फैमिली में दो भाई बहन थे। एक का नाम था सोनम और दूसरे का नाम था रंजीत। दोनों ने 10th बोर्ड का एग्जाम दिया। जल्दी ही उनके रिजल्ट्स भी आ गए। दोनों को 65% मार्क्स मिले। सोनम चाहती थी कि वो मैथ्स लेकर आगे पढ़े और रंजीत चाहता था कि वो हिस्ट्री लेकर पढ़े। रंजीत और सोनम ने अपने पेरेंट्स को अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बताया। इससे रंजीत के फादर बहुत नाराज हो गए। उन्होंने न सिर्फ रंजीत को बल्कि सोनम को भी डांट लगाई। उन्होंने कहा कि सोनम, तुम्हें हिस्ट्री लेकर पढ़ना चाहिए और रंजीत, तुम्हें मैथ्स या कम से कम साइंस लेकर तो जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसे कैसे तुम हिस्ट्री लेकर पढ़ सकते हो? तुम एक लड़के हो। और फिर उन्होंने सोनम से कहा कि तुम मैथ्स लेकर कैसे पढ़ सकती हो? तुम्हें हिस्ट्री लेकर पढ़ना चाहिए, ताकि आगे जाकर तुम अगर कॉलेज ना जा पाओ तो भी तुम घर में ही अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से पूरी कर सको। अब आप देख रहे हैं, अगर लड़कियों को पढ़ाई करने की छूट मिल भी गई, तब भी सब्जेक्ट्स को लेकर इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यह भी जेंडर में स्टेरियोटाइप का ही एक एग्जाम्पल है, जो हमारी पुरानी सोच से जुड़ा हुआ है। इन सभी डिस्क्रिमिनेशन के एग्जाम्पल्स को, स्टेरियोटाइप के एग्जाम्पल्स को देखते हुए आप सोच रहे होंगे कि आज तो हर कोई स्कूल जाता है, आज लड़कियों के लिए ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है। लेकिन बहुत समय पहले की बात की जाए तो लड़कियों को घर से बाहर जाकर पढ़ने की छूट नहीं थी। वो सिर्फ अपने घर पर ही अपने पेरेंट्स से या अपने बड़े भाई से नाम लिखना सीख जाती थी। बस उन्हें इतनी ही पढ़ाई करवाई जाती थी। अल्फाबेट्स का नॉलेज उन्हें बिल्कुल नहीं होता था। उन्हें सिर्फ उन्हीं अल्फाबेट्स के बारे में पता होता था जो उनके नाम में यूज किए जाते थे। अब हम आपको 19th सेंचुरी की एक ऐसी ही फीमेल की कहानी सुनाते हैं। इस कहानी से आपको दो बातें साफ तौर पर समझ आ जाएंगी। पहली बात कि उस दौर में लड़कियों के लिए पढ़ना लिखना
कितना मुश्किल होता था। दूसरी एक ऐसी महिला की कहानी है जो आपको बताएगी कि उन्होंने अपनी हिम्मत के बल पर सोसाइटी के इस नियम को कैसे बदला और उन्होंने अपने लिए क्या किया। कहानी है रामाबाई की, जिनका जन्म 1858 में हुआ था। ये एक ऐसी फीमेल हैं जिन्होंने 19वीं सेंचुरी में विमेन एजुकेशन को लेकर बहुत बड़ा काम किया। उस समय लोगों की सोच को बदलने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जब ये छोटी थीं, ये कभी भी स्कूल नहीं गई। उन्होंने स्कूल में पढ़ाई नहीं की। उन्होंने बस अपना नाम लिखना सीखा, वो भी अपने पेरेंट्स से। लेकिन आगे चलकर इन्हें पंडिता का टाइटल मिला। आप जानते हैं ऐसा क्यों? आपने अपने आसपास पंडित देखे होंगे जो आपके घर में आकर पूजा करते हैं और संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उस समय, या यूं कहें कि 19वीं सेंचुरी में, संस्कृत बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हुआ करती थी। अब आप सोचकर देखिए, रामाबाई, जिन्होंने स्कूल में कदम तक नहीं रखा, वो संस्कृत न सिर्फ पढ़ सकती थी बल्कि लिखना भी जानती थी। उस समय संस्कृत की जानकारी रखने वाले लोगों को पंडित कहा जाता था, और पंडित का मतलब होता है ज्ञानी। इसलिए रामाबाई को पंडित का टाइटल दिया गया। इन्होंने संस्कृत लिखना और पढ़ना सीख लिया था, वो भी अपनी मेहनत के दम पर। उन्होंने न सिर्फ खुद संस्कृत सीखी, बल्कि 1898 में पुणे के पास खेड़ गांव में एक मिशन की शुरुआत की, जहां उन्होंने बहुत सी विधवा और गरीब फीमेल्स को एनकरेज किया कि वो न सिर्फ पढ़ाई करें बल्कि अपने पैरों पर खड़ी भी हों। रामाबाई अपने इस मिशन के जरिए अपने छोटे से गांव के ही स्कूल में न सिर्फ लोगों को संस्कृत और दूसरी लैंग्वेज पढ़ना लिखना सिखाती थी, बल्कि ये महिलाओं को छोटे छोटे काम भी सिखाती थी, जैसे पेंटिंग करना और कारपेंटरी के काम। ऐसे काम जो ऐसी फीमेल्स कर सकें जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थीं। आज भी पुणे के उस गांव में प्रिंटिंग प्रेस का ये काम किया जाता है, और रमाबाई से ही इसकी शुरुआत की गई थी। अब आप सोच कर देखिए, ऐसी लड़की जिसे उनके माता पिता ने पढ़ने के लिए स्कूल तक नहीं भेजा, उन्होंने खुद अपने घर पर ही संस्कृत सीखकर न जाने कितनी फीमेल्स की लाइफ को बदल कर रख दिया। तो है ना ये कमाल की बात? ये स्टेरियोटाइप को बदलने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल है रसुंदरी देवी का, जो वेस्ट बंगाल में जन्मी थी। और आप सोचकर देखिए, जब लोग 60 साल के हो जाते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, अपनी जिंदगी से परेशान हो जाते हैं और बस आराम से जिंदगी बिताना चाहते हैं। वो कोई नया काम करना नहीं चाहते, किसी नए काम की शुरुआत करना नहीं चाहते। लेकिन रसुंदरी देवी के मामले में ये बात बिल्कुल उल्टी थी। जब वो 60 साल की हुईं, उन्होंने सोचा कि वो बांग्ला में अपनी ही ऑटोबायोग्राफी लिखेंगी, और उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को नाम दिया अमर जीवन, जो कि बांग्ला लैंग्वेज में लिखी गई थी। ये आज तक की सबसे पहली ऑटोबायोग्राफी है जो एक इंडियन वुमन ने लिखी थी। रसुंदरी देवी की लाइफ को देखें तो वो एक हाउसवाइफ थी और बहुत ही रिच लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करती थी, जहां माना जाता था कि फीमेल्स को पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और ऐसे ही वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। उनके हस्बैंड की मौत हो गई और वो विधवा हो गई। लेकिन बचपन से ही वो घर में ही रहकर लिखना पढ़ना सीख रही थी। बाद में लिखने पढ़ने की इस आदत ने उनका साथ दिया और उनकी इतनी फेमस बुक लोगों के सामने आई। अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में वो बताती हैं कि एक बार जब आसपास के सब लोग कहा करते थे कि लड़कियों को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, तब उन्होंने एक सपना देखा। उन्होंने सपना देखा कि वो चैतन्य भागवत की मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रही हैं, जिसके बारे में जानने की उनकी बहुत इच्छा थी। और उन्होंने अपने हस्बैंड को चैतन्य भागवत की बुक पढ़ते देखा था। तब उन्होंने चुपचाप अपने सबसे बड़े बेटे की मदद ली और अल्फाबेट सीखने लगी। सोचकर देखिए, उन्हें तो अल्फाबेट्स तक की नॉलेज नहीं थी, पर धीरे धीरे उन्होंने पहले लेटर्स और फिर वर्ड्स सीख लिए, और आखिरकार उन्होंने चैतन्य भागवत की उस पूरी बुक को पूरा पढ़ लिया। और फिर उन्होंने खुद अपनी किताब लिखी, जिसमें उन्होंने उस समय के कल्चर के बारे में
बहुत खूबसूरती से लिखा है। ये कहानी आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये बताती है कि कैसे उस दौरान भी एक फीमेल ने स्टेरियोटाइप को बदला, खुद में बदलाव लाने की कोशिश की और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लोगों से लड़ाई की, खुद को लोगों के इक्वल बनाया। अब आप जहां पर इतने सारे एग्जाम्पल्स सुन रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आज ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको पता है कि आज भी रूरल एरियाज में, गांव में और ट्राइबल एरियाज में ऐसा ही होता है। लड़कों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है और लड़कियां आज भी एजुकेशन से दूर हैं। आपको यकीन ना हो तो आप इंडिया का सेंसस उठाकर देख सकते हैं। अगर आपको सेंसस के बारे में जानकारी नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। बच्चों, सेंसस एक तरह का गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसे हिंदी में हम जनगणना भी कहते हैं, जिसके जरिए घर घर जाकर जनगणना करने वाले लोग ये पता करते हैं कि उस घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, वो कौन सी कास्ट को बिलोंग करते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है और भी बाकी सारी जानकारी इस सेंसस के जरिए कलेक्ट की जाती है। 1960 में एक ऐसा ही सेंसस हुआ जिसमें यह बताया गया कि पूरे इंडिया में 40% लड़के या मैन उस दौरान पढ़े लिखे थे और बाकी जो थे वो अनपढ़ थे। और अगर फीमेल्स की बात की जाए तो सिर्फ 15% लड़कियों ने पढ़ाई की थी, बाकी सभी एजुकेशन से बिल्कुल दूर थी। वहीं 2011 में हुए सेंसस की अगर बात करें तो देखा गया कि पूरे भारत में 82% बॉयज और मेन ने पढ़ाई लिखाई की थी। और वहीं इतने सालों बाद भी आपको पता है कि लड़कियों के मामले में ये परसेंटेज कितना है? 2011 के सर्वे में भारत की टोटल फीमेल्स की आबादी में से सिर्फ 65% ने ही पढ़ाई की थी। अब आप सोचकर देखिए कि मेल और फीमेल के मामले में ये परसेंटेज कितनी अलग है, इसमें कितना अंतर है। अब एक सवाल यह भी उठता है कि लड़कियां जो पढ़ने के मामले में इतनी पिछड़ी हुई हैं, खासतौर पर गांव और ट्राइबल एरियाज में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, क्या इसका कारण सिर्फ सोसाइटी है? क्या सिर्फ फैमिली और सोसाइटी ही नहीं चाहती कि उनके घर की लड़कियां आगे बढ़कर पढ़े लिखें, या इसका रीजन कुछ और भी है? देखा जाए तो इसके लिए एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की भी कही जा सकती है, क्योंकि जितने भी दूर दराज के इलाके हैं, जो गांव हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, वहां देखा जाए तो अच्छे स्कूल नहीं हैं। स्कूल अगर घर से बहुत दूर होंगे, ऐसे में हमारी हमेशा से चली आ रही स्टीरियोटाइप और पुरानी सोच के हिसाब से पेरेंट्स अपने घर की लड़कियों को दूर पढ़ने नहीं भेज पाएंगे। अगर वही स्कूल उनके घर के पास होता, तब आराम से लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़ने जा सकती थी। इसलिए हमें सोसाइटी की सोच के साथ साथ स्कूलों पर भी काम करना होगा। जितने ज्यादा स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, जितने ज्यादा लोगों के घरों के आसपास, गांव के आसपास स्कूल होंगे, उतना ज्यादा हम एजुकेशन को बढ़ावा दे सकते हैं और एजुकेशन में जेंडर को लेकर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसे कम कर सकते हैं। अब बच्चों, आपने यहां पर देखा है कि बहुत समय पहले फीमेल्स को लेकर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था, लेकिन आज जब आप अपने आसपास देखते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है और शहरों में तो बिल्कुल ही कम है, जबकि गांव में, रूरल एरियाज और ट्राइबल एरियाज में ये डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा देखा जाता है। अगर हम बहुत बड़े शहरों की बात करें तो ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन छोटे शहरों में ये अभी भी बाकी है। इस तरह के बदलाव को देखते हुए क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? या मान लीजिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाउ वुमेन्स मूवमेंट्स हेल्प सोसाइटी टू मेंटेन वुमेन्स इक्वालिटी, यानी महिलाओं के आंदोलन महिलाओं की समानता बनाए रखने में समाज की मदद कैसे करते हैं? तो चलिए आपके इस सवाल का जवाब आगे समझते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि समय बदलने के साथ ऐसा क्या हुआ कि फीमेल्स की कंडीशन में इतना बड़ा बदलाव धीरे धीरे आता गया? देखा जाए तो ये अभी अचानक से आया बदलाव नहीं है।
इसके लिए बहुत सी अलग अलग फीमेल्स ने इंडिविजुअली और ग्रुप्स में स्ट्रगल किया, अपनी सोसाइटी को, अपने देश को बदलकर लोगों की सोच को बदला। और सोच को बदलने की लड़ाई को ही हम वुमेन्स मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जो हमेशा से चली आ रही है और आज भी लगातार जारी है। वुमेन्स मूवमेंट की इस बात की तरफ लोगों का ध्यान अट्रैक्ट किया जाता है कि महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उन्हें इक्वालिटी नहीं दी जा रही है। और इस तरीके के वुमेन्स मूवमेंट का एक तरीका है जिसे हम कैंपेनिंग भी कहते हैं। अगर आपको कैंपेनिंग का मतलब नहीं समझ आ रहा है, तो हम आपको बता दें कि ये एक तरह का मूवमेंट है जहां पर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए लोग ग्रुप में एक एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। इसे आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट और ग्रुप एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं। और इस तरह के कैंपेन्स से इंडिया में कई बार बहुत से कानूनों की भी शुरुआत हुई है। ऐसे ही एक वुमेन्स मूवमेंट के तहत 2006 में एक लीगल लॉ सामने आया, जहां पर यह तय किया गया कि अगर किसी फीमेल को उनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल वायलेंस सहना पड़ता है, तो ये भी कानूनी अपराध है और ऐसा करने वाले को सजा मिल सकती है। इस लॉ को हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2006 भी कहते हैं। इसमें यह तय किया गया कि किसी भी फीमेल को उनके घर में मारना पीटना सही नहीं है और ना ही गाली देना, यहां तक कि उन्हें पैसे को लेकर भी तंग नहीं किया जा सकता। ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है और ऐसा करने पर सामने वाले को सजा हो सकती है। अब बच्चों, आपको पता है कि 2006 के डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की तरह 1997 में भी एक ऐसा ही आंदोलन चलाया गया था। ये पीसफुल प्रोटेस्ट वुमेन्स ग्रुप ने किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी की, जिसमें यह तय किया गया कि किसी भी फीमेल को सेक्सुअली हैरेस नहीं किया जा सकता, ना ही डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली। इसका मतलब यह है कि कोई भी किसी भी फीमेल को ना तो गलत तरीके से देख सकता है, ना ही छू सकता है और ना ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गलत शब्दों का इस्तेमाल करके भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता है। यह भी लीगली क्राइम है और इसकी आपको सजा हो सकती है। ऐसा ही एक मूवमेंट 1980 में भी चलाया गया। उस समय पर भारत में बहुत सी नई ब्राइड्स को सिर्फ इसलिए जलाकर या किसी दूसरे तरीके से मार दिया जाता था क्योंकि वो अपने घर से दहेज कम लेकर आती थी या नहीं लेकर आती थी। और ऐसा कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के हस्बैंड और उनके इन-लॉज करते थे। ये दहेज का ट्रेडिशन उस समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था, बल्कि ये पब्लिक प्रॉब्लम बन चुकी थी। उस समय न सिर्फ फीमेल ग्रुप्स ने बल्कि मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाया और आगे चलकर इन्हीं मूवमेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया कि वो डाउरी एक्ट पास करें। इसी लॉ को हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1980 के नाम से भी जानते हैं। ये जितने भी कानून हमने अभी अभी आपको बताए जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किए, ये सभी फीमेल्स के द्वारा उठाए गए कदमों से ही पूरा हो पाया है। उन्होंने इसे लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट किया, अपने खिलाफ हो रही वायलेंस के खिलाफ नारेबाजी की, अपनी जैसी फीमेल्स का ग्रुप बनाकर मीडिया और कुछ लीडर्स के जरिए अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाई। और ऐसा आज भी हो रहा है, क्योंकि आज भी फीमेल्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन के ये जो किस्से हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएं ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं और इसलिए वुमेन्स मूवमेंट का ये दौर आज भी चलता जा रहा है। बच्चों, हमने अभी तक जाना कि जहां फीमेल्स को लेकर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, वहीं वुमेन्स मूवमेंट ने इस डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियोटाइप को तोड़ने में मदद की, बल्कि उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों को कम करने के लिए कानून बनाने में भी इन्हीं मूवमेंट्स ने मदद की। इस एपिसोड में हमने जो कुछ भी सीखा और समझा, उसके हिसाब से अगर हम आपसे सवाल करें कि हमारी सोसाइटी में जो लगातार स्टीरियोटाइप्स चले आ रहे हैं, जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं,
क्या वो वुमेन्स कंडीशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा हां। हमारी सोसाइटी का ट्रेडिशनल कल्चर और स्टेरियोटाइप जो हमेशा से लगातार चला आ रहा है, वो वुमेन्स की कंडीशन पर इफेक्ट डालता है। और इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं। हमने देखा कि कैसे एक ही घर में जुड़वां भाई बहन के एजुकेशन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कैसे लड़कियों को पहले मैथ्स और साइंस पढ़ने और हार्ड वर्क करने के लिए केपेबल नहीं समझा जाता था। ये सब स्टेरियोटाइप के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। अगर हम आपसे कहें कि एक पुअर गर्ल जो बहुत गरीब परिवार में पली बढ़ी है और जिसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, वो स्कूल से बाहर निकल जाती है, वो अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पाती क्योंकि उसे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इस सवाल के लिए आपका जवाब होना चाहिए नहीं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एक गरीब परिवार की लड़की अपनी पढ़ाई इसलिए जारी नहीं रख पाती क्योंकि उसके परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर गांव की बात की जाए तो अगर स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे हैं भी, तो गांव से स्कूल कई बार इतनी दूर होते हैं कि वहां तक भेजने का खर्चा भी और बढ़ जाता है। और ऐसे में बहुत से ऐसे कारण हैं कि लड़कियां अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाती। इसका एक कारण सोसाइटी है, कभी पैसे की कमी तो कभी स्कूल कॉलेज का बहुत दूर होना। इसलिए गवर्नमेंट जगह जगह गवर्नमेंट स्कूल खोलती जा रही है ताकि ऐसे बच्चों को आसानी से पढ़ने की सुविधा मिल सके। तो बच्चों, इस एपिसोड में जहां पर हमने वुमेन्स मूवमेंट की बात की थी, हमने एक और शब्द देखा, वो था मीडिया। हमने ये देखा कि कैसे मीडिया वुमेन्स के स्ट्रगल को पूरी दुनिया के, भारत के हर एक इंसान के सामने लेकर आया। तो चलिए, अपने अगले एपिसोड में हम मीडिया की बात करेंगे। हम समझेंगे कि मीडिया क्या है और वो कैसे काम करता है। अच्छा बच्चों, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आप सब अपने मन में सोचिए कि आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है, और ये भी सोचिए कि आपकी फेवरेट बुक और मैगजीन कौन सी है, और आपको न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ पढ़ना पसंद है। अब मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप सबके मन में अपनी फेवरेट प्रोग्राम की लिस्ट, अपनी फेवरेट बुक की लिस्ट बनकर तैयार हो गई होगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये न्यूज़पेपर, टीवी, बुक्स, मैगजीन, ये सब एक दूसरे से अलग होकर भी एक ही चीज का हिस्सा हैं, और वो है मीडिया। अब आप में से कई बच्चे तो मीडिया से परिचित होंगे, या हो सकता है कुछ बच्चों को इसका मतलब ना पता हो। आप सोच रहे होंगे, आखिर ये मीडिया है क्या, क्यों जरूरी है? और यही वो सवाल है जो आपसे आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। सवाल ये है कि व्हाट इज मीडिया एंड इन व्हाट वेज डज द मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी? तो इसका जवाब आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं। मीडिया वर्ड को अगर हम अच्छी तरह से समझें तो मीडिया वर्ड मीडियम से बना है, यानी हम सोसाइटी में जिस भी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं वो सभी तरीके मीडिया के अंदर आते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, मैगजीन और यहां तक कि एक नॉर्मल फोन कॉल भी। और अगर हम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो मास मीडिया जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है वो लगातार बदलती रहती है। न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन और रेडियो इतने लोगों तक पहुंच पाते हैं क्योंकि वे कुछ सर्टेन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों, आपको शायद ये ना पता हो कि मीडिया भी दो तरह का होता है, पहला प्रिंट मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। वो मीडिया जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स ये सब आते हैं उसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। वहीं टेलीविजन और रेडियो को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। इन सभी के मास ऑडियंस तक पहुंचने में यूज होने वाली डिफरेंट टेक्निक्स की वजह से इन्हें अलग अलग मीडिया के फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। बच्चों, अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे कि पुराने जमाने में वो खबरें कैसे सुना करते थे,
तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि कैसे आकाशवाणी और रेडियो पर खबर सुनने के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता था और सिग्नल सेट करने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी, और कैसे उस वक्त अखबार ही सिर्फ एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ करता था। धीरे धीरे वक्त बदलता गया और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में भी बदलाव आने लगा। कई तरह की मैगजीन मार्केट में आने लगी और अब तो इंटरनेट के जरिए हम हर तरह की खबर आसानी से घर बैठे ही हासिल कर सकते हैं। और ऐसा सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट के लिए भी कई अलग अलग तरीके हमारे सामने आने लगे। इस तरह टेक्नोलॉजी और मशीन्स को टाइम के साथ साथ चेंज करने से लोगों को कम्युनिकेशन मीडियम को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिली। लेकिन ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इतना ही नहीं करती, बल्कि ये हमारी जिंदगी और जिंदगी के बारे में सोचने का हमारा तरीका भी बदलती है। जैसे इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो आपको क्या लगता है, टीवी सिर्फ सास बहू के झगड़े या कार्टून्स दिखाकर आपका एंटरटेनमेंट करता है? नहीं, बल्कि टेलीविजन ने हमें घर के एक कोने में बैठे बैठे ही दुनिया भर की न्यूज, मूवीज और भी कई चीजों को देखने की सहूलियत दी है। ऐसे ही अगर हम मीडिया एंड मनी को देखें तो हम जानते हैं कि ये मास मीडिया टेक्निक्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। बच्चों, आपने अलग अलग न्यूज चैनल्स में टीवी एंकर्स को न्यूज पढ़ते देखा ही होगा। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक स्टूडियो में कई सारी लाइट्स, साउंड रिकॉर्डर, कैमरा और भी कई चीजें होती हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया, ये टेक्निक्स टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सब काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। साथ ही एक न्यूज स्टूडियो में सिर्फ एक न्यूज रीडर ही नहीं होता जिसे काम करना होता है। उसके अलावा उस न्यूज को आप तक पहुंचाने में और भी कई ऐसे लोग होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस न्यूज को हम तक पहुंचने लायक बनाते हैं। तो इन सभी की वजह से एक मीडिया हाउस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। और साथ ही इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्यों ये टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर एक बड़े बिजनेस हाउस का पार्ट होते हैं। अब बात यह है कि आखिर इन सब के खर्चे और नई टेक्निक्स के लिए पैसे कहां से आते हैं? तो मीडिया हाउस का मेन सोर्स ऑफ इनकम एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। इसे ऐसे समझिए कि आप अपना फेवरेट टीवी शो या क्रिकेट मैच देखते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि ब्रेक तो आता ही है। उस ब्रेक में अलग अलग प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जाते हैं। आपने भी कई चीजों के एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे। बस उन्हीं एडवर्टाइजमेंट्स को रिपीट मोड पर दिखाए जाने के कारण उनका लोगों पर इन्फ्लुएंस होता है और अल्टीमेटली लोग उन्हें खरीदते हैं। तो बस यही वजह है कि ये इतने बड़े मीडिया हाउस इतने अच्छे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला पाते हैं। अब आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेस हाउसेस? यानी कि मीडिया और बिग बिजनेस हाउसेस के बीच क्या कनेक्शन होता है? तो बच्चों, आप इसका जवाब कुछ इस तरह से दे सकते हैं। जैसा हम पहले भी देख चुके हैं कि मीडिया लोगों तक खबरें पहुंचाती है, दूसरे पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू और अपना ओपिनियन भी लोगों तक पहुंचाती है, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल मुफ्त होता है। अब ऐसे में बड़े बड़े बिजनेस हाउस मीडिया को अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑफर देते हैं और मीडिया इन प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट्स भी दिखाती है। और बार बार ये जो एडवर्टाइजमेंट्स हमारे सामने आते हैं, उनसे प्रभावित होकर पब्लिक उन चीजों को खरीदती है, जिससे उन बड़े बिजनेस हाउसेस का बिजनेस चलता है और उन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के बदले वो मीडिया हाउस को पैसे देते हैं। इस तरह से मीडिया के जितने भी खर्चे हैं, उन्हें अच्छी तरह से चलाने के लिए मीडिया को बिग बिजनेस हाउसेस पर डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है ताकि उनकी अर्निंग हो सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिग बिजनेस हाउसेस और मीडिया एक दूसरे से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। बच्चों, मीडिया सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए काम नहीं करती। मीडिया डेमोक्रेसी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। डेमोक्रेसी में मीडिया का अहम रोल
देश और विदेश में होने वाले इंपॉर्टेंट इवेंट्स और न्यूज को लोगों तक पहुंचाना है। इन सभी इंफॉर्मेशंस की वजह से ही लोग सीखते हैं कि आखिर हमारे देश की गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, और ये समझने के बाद अगर वो चाहें तो वो इन न्यूज स्टोरीज के बेसिस पर एक्शंस भी ले सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू गवर्नमेंट तक रख सकते हैं। इसके लिए वो कंसर्न मिनिस्टर को लेटर लिख सकते हैं, या पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट से किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में दोबारा सोचने के बारे में कह सकते हैं। वो सिग्नेचर कैंपेन भी कर सकते हैं। यहां पर आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है कि इन व्हाट वेज डज मीडिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी? मतलब मीडिया डेमोक्रेसी में कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि मीडिया डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये पब्लिक को आसपास हो रही घटनाओं को लेकर अवेयर रखती है। आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जो पूरी कंट्री पर इफेक्ट डाल सकते हैं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, आपकी गवर्नमेंट कौन से एक्शन ले रही है, क्या काम कर रही है, ये सारी खबरें मीडिया पब्लिक तक पहुंचाती है। इसके साथ ही बहुत से ऐसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और पॉलिसीज जो ज्यादा बेहतर नहीं हैं, जिनमें बदलाव की जरूरत है, उनको लेकर क्रिटिसिज्म करने का काम भी मीडिया ही करती है, जिससे पब्लिक और लोग उन प्रोग्राम्स को लेकर अवेयर होते हैं। मीडिया न सिर्फ पब्लिक तक न्यूज पहुंचाती है, बल्कि पब्लिक ओपिनियन को भी दूसरे लोगों तक पहुंचाती है। ये सिर्फ फैक्ट पहुंचाने का काम नहीं करती, बल्कि लोगों की सोच को भी सरकार तक पहुंचाने का काम करती है। हर जरूरी करंट इशू को, करंट इवेंट को आप तक पहुंचाने का काम भी मीडिया ही करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीडिया का रोल हमारी दुनिया में कितना इंपॉर्टेंट है, उसे समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल को समझते हैं। बच्चों, आपने न्यूज चैनल में रिपोर्ट्स तो देखी होंगी। आपने देखा होगा कि एक ही न्यूज को लेकर कई बार दो अलग अलग न्यूज एंकर और रिपोर्टर अलग अलग तरह की न्यूज आपके सामने रखते हैं। एक एंकर आपको सिर्फ फैक्ट और डेटा के बारे में बताता है, जबकि दूसरा एंकर उस फैक्टर और डेटा को, पूरे न्यूज को एनालाइज कर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन आपके ऊपर थोपने की कोशिश करता है। तो आप बताइए कि आप किस न्यूज को प्रेफर करेंगे? जिस एंकर ने कोई भी ओपिनियन ना देते हुए सिर्फ सच आपके सामने रखा, या जिसने अपने ओपिनियन को आपके ऊपर थोपने की कोशिश की? बिल्कुल, आपको वही न्यूज पसंद आएगी जिसमें किसी भी न्यूज के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। इसलिए मीडिया के लिए यह ध्यान में रखना जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करती है, उसकी मीडिया एक बैलेंस रिपोर्ट हम तक लेकर आए। एक बैलेंस्ड रिपोर्ट वो होती है जिसमें बिना किसी पर्सनल ओपिनियन के, एक स्टोरी के सिर्फ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू या फैक्ट्स बताए जाते हैं, और फिर रीडर्स पर छोड़ दिया जाता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और साथ ही इस पूरी न्यूज या स्टोरी पर उनका क्या ओपिनियन है। लेकिन एक बैलेंस्ड रिपोर्ट लिखने के लिए जरूरी है कि मीडिया इंडिपेंडेंट हो, यानी उसकी न्यूज कवरेज पर कोई कंट्रोल या इन्फ्लुएंस ना हो। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि इंडिपेंडेंट मीडिया का क्या मतलब है, तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पॉलिटिकल लीडर ने एक बहुत बड़ा घोटाला कर दिया है, और आपके सामने दो मीडिया हाउस हैं, जिनमें से एक उनकी पॉलिटिकल छवि को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा वो जो इस लीडर की पॉलिटिकल छवि को मुद्दा बनाकर दूसरी पार्टी की छवि को मजबूत करने में लगा हुआ है। तो बच्चों, आप ही बताइए, आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सा मीडिया हाउस सही ढंग से काम कर रहा है? देखा जाए तो दोनों ही मीडिया हाउस अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं। एक मीडिया हाउस होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल रहें और फैक्ट और डेटा को आपके सामने लाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि फैक्ट और डेटा किस पार्टी के फेवर में जा रहे हैं। मीडिया हाउस को अपना काम करना चाहिए। फैक्ट, डेटा
और न्यूज़ की सही रिपोर्ट मिलने के बाद पब्लिक खुद डिसाइड करेगी कि कौन गलत है और कौन सही है। और यही डेमोक्रेटिक राइट भी कहता है। पब्लिक को सही न्यूज़ जानने का पूरा अधिकार है और पब्लिक तक न्यूज़ पहुंचाने की जिम्मेदारी मीडिया की है। कोई मीडिया ये नहीं कह सकता कि एक न्यूज़ स्टोरी में क्या चीजें इंक्लूड करनी है और क्या नहीं। डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले जाना कि सिटीजन्स के रूप में हमारे एक्शंस मीडिया की कवरेज पर डिपेंड करते हैं, तो ये जरूरी है कि मीडिया अनबायस्ड और रिलायबल हो। लेकिन हकीकत में मीडिया बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। उसके दो रीजंस हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट का मीडिया पर कंट्रोल। जब भी गवर्नमेंट किसी न्यूज स्टोरी, मूवी का कोई सीन या किसी सॉन्ग के लिरिक्स पर जनता तक पहुंचने में रोक लगाती है, तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। गवर्नमेंट द्वारा लगाई गई सेंसरशिप में सबसे वर्स्ट 1975 से 77 तक इमरजेंसी के दौरान लगाई गई सेंसरशिप थी। इसका मतलब है 1975 से 1977 के बीच इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट ने मीडिया पर जो रोक लगाई थी, वो आज तक की सबसे बड़ी सेंसरशिप कही जा सकती है, जो काफी हद तक मीडिया को गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखती है। और इसका सेकंड सबसे बड़ा रीजन है बिजनेस हाउस का मीडिया पर कंट्रोल। जैसा कि हमने इस एपिसोड की शुरुआत में जाना था कि एक बड़े मीडिया हाउस को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है और ये पैसे एडवर्टाइजमेंट से आते हैं। तो अक्सर ये न्यूज ऑर्गेनाइजेशन एक ही साइड की स्टोरी कवर करते हैं या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पर नजर ही नहीं डालते। इसके पीछे का सबसे मेन रीजन है उनका एडवर्टाइजमेंट देने वालों से कनेक्शन। अगर कोई मीडिया हाउस उनके अगेंस्ट लिखता है या बोलता है, तो अक्सर वो एडवर्टाइजमेंट्स बंद कर देते हैं, जिस वजह से मीडिया हाउस का बहुत लॉस हो सकता है। तो अपनी इनकम के लार्ज अमाउंट को बचाए रखने के लिए ये मीडिया हाउस बायस्ड न्यूज दिखाते हैं। मीडिया के इन बिजनेसेस से जुड़े होने के कारण अब हम इसे इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते हैं। साथ ही मीडिया लार्ज अमाउंट में ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए भी स्टोरी के कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स पर ही नजर डालती है। इस बात को आप एक सवाल के जरिए समझ सकते हैं। तो बच्चों बताइए, क्या आपने कभी सोचा है टीवी हमारे साथ क्या करता है या हम टीवी के साथ क्या करते हैं? हमारे घरों में अक्सर टीवी चलता रहता है। उस पर हम अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स देखते हैं और वो प्रोग्राम्स हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। टीवी हमारे लिए उस खिड़की की तरह है जिससे हम पूरी दुनिया देख सकते हैं। आपको ये समझने की सख्त जरूरत है कि टीवी हमारे साथ क्या करता है, ये कैसे दुनिया के लिए हमारा नजरिया तय करता है। क्योंकि जो कुछ भी हम वहां देखते हैं वो पूरी तरह से सच नहीं होता। कभी कभी वो एक कहानी का एक ही हिस्सा होता है। इसलिए इससे पहले कि आप उसे अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल पर इन्फ्लुएंस करने दें, आपको इन सब चीजों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। आपने बालवीर जैसा टीवी शो देखा होगा जिसका कैरेक्टर एक फिक्शनल हीरो है जो कुछ भी कर सकता है, जिसके पास मैजिकल पावर है। अगर इस कहानी को देखा जाए तो बालवीर की हिम्मत, उसकी एनर्जी आपको कई बातें सिखा सकती है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि बालवीर एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। वो जिस तरह से जादू कर सकता है, जिस तरह की मैजिकल पावर उसके साथ है, वैसा हम हमारे आसपास नहीं देख सकते। ये सब सच्चाई नहीं है। इसलिए बच्चों, आप अपने आसपास टीवी में जो कुछ भी देखते हैं उसे रियलिटी मानकर बैठना सही नहीं है। आपको समझना होगा कि क्या सच है और क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए टीवी के जरिए आपको दिखाया जा रहा है। मीडिया ये भी डिसाइड करती है कि उसे किन स्टोरीज पर फोकस करना है या कौन सी स्टोरीज न्यूज वर्दी है। किसी पर्टिकुलर इशू पर फोकस करके मीडिया हमारे थॉट्स, एक्शंस और फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करती है। जो ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस मीडिया हमारी लाइफ पर करती है, हमारे विचारों को अपने अकॉर्डिंग शेप में ढालती है
इसे एजेंडा सेट करना कहते हैं। कई बार ये मीडिया हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हमारा ध्यान खींचने में असफल रहती है, जैसे पीने के पानी की प्रॉब्लम, झोपड़पट्टियों की प्रॉब्लम, और उसके अलावा वे कुछ ऐसे टॉपिक्स पर फोकस करती है जिनसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करने वाली इन छोटी छोटी लेकिन जरूरी चीजों से हमारा ध्यान भटक जाता है। इन छोटी छोटी चीजों और आम जनता की प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने के लिए ही लोकल मीडिया एग्जिस्टेंस में आया है। कई ऐसे छोटे न्यूज़पेपर्स और रेडियो चैनल्स हैं जो आम जनता, मजदूर वर्ग और छोटे किसानों के लिए काम करते हैं और उनके हित की खबरें और प्रोग्राम्स उन तक लेकर आते हैं। बच्चों, इसे आप एक एग्जाम्पल से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए, एक तरफ मुंबई की झोपड़पट्टी में पीने के लिए साफ पानी तक वहां की जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। भूख और प्यास से वहां के लोग परेशान हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसी झोपड़पट्टी के पास ही एक बहुत बड़ी फिल्म की शूटिंग हो रही है और वहां बहुत से फेमस सेलिब्रिटीज शूट के लिए आ रहे हैं और बहुत से बड़े बड़े न्यूज चैनल बस फिल्म और उन सेलिब्रिटीज को ही कवर कर रहे हैं। झोपड़पट्टी के लोगों को जिन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। लेकिन वहीं एक छोटा सा न्यूज चैनल और है जो इन सभी परेशानियों को भी रिकॉर्ड कर रहा है और उसे वो अपने न्यूज चैनल पर अपलोड भी कर देते हैं। और देखते ही देखते उस रियल वीडियो के कारण उनकी वो वीडियो वायरल भी हो जाती है। इससे सरकार को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो आगे जाकर झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों की मदद करती है, उनकी परेशानियों को समझकर उनका सल्यूशन निकालती है। अब बच्चों, आप खुद सोचकर बताइए, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ने सिर्फ फंडिंग के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को नजरअंदाज कर दिया। वहीं एक लोकल मीडिया चैनल जो बहुत ही छोटा सा है, वो लोगों की मजबूरी को कितनी अच्छी तरह से समझ गया और इससे कितना फायदा हुआ। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि लोकल मीडिया आज की इस दुनिया में कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बच्चों, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। वो है सोशल एडवर्टाइजिंग। जैसे आपने अलग अलग बिजनेस और अलग अलग प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग देखी है, उसी तरह से सोशल एडवर्टाइजमेंट भी काम करता है। और ये एडवर्टाइजमेंट जो है, वो गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल करवाया जाता है। कई बार प्राइवेट एजेंसीज भी इस तरह के एडवर्टाइजमेंट लोगों के सामने लाती हैं। इसके जरिए ये एजेंसीज सोसाइटी को एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहती हैं। जैसे आपने रेलवे क्रॉसिंग साइट पर देखा होगा, लिखा होता है कि अलर्टनेस इज द की टू सेफ्टी। इसी तरह आपने रोड के किनारे किनारे छोटे छोटे बोर्ड्स पर लिखा हुआ देखा होगा, स्लो डाउन योर व्हीकल, स्टॉप द व्हीकल, सी ऑन बोथ द साइड्स। आप देख सकते हैं कि ये सोशल एडवर्टाइजिंग का एक तरीका है जो सोसाइटी को मैसेज देता है। तो बच्चों, अपने इस एपिसोड में हमने बात की मीडिया हाउसेस की और यह भी देखा कि मीडिया डेमोक्रेसी में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बड़े बिजनेस हाउसेस से उनके क्या कनेक्शन होते हैं। मीडिया को अच्छी तरह से समझने के बाद चलिए अब समझते हैं मार्केट को। अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम मार्केट की बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की ओर। बच्चों, इस एपिसोड की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है। इमेजिन कीजिए, आपकी तरह ही 7th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला एक लड़का है जिसका नाम है जतिन। एक दिन जतिन सुबह सुबह उठा और उसने अपना चाय नाश्ता वगैरह कंप्लीट किया। उसके बाद वो जैसे ही अपने घर के बाहर गया, उसने देखा कि एक साइकिल वाला अपनी साइकिल के दोनों साइड पर 2 बड़ी बड़ी टोकरियां लगाकर उनमें ढेर सारी सब्जी भरकर उसके घर के आसपास चक्कर लगा रहा है और वो उसकी पूरी कॉलोनी में कुछ इसी तरह से घूमता है। साथ ही बीच बीच में चिल्लाता रहता है, जैसे सब्जी ले लो, आलू ले लो, बैंगन ले लो।
हमें यकीन है कि जतिन की तरह ही आपने भी ऐसा कुछ जरूर देखा होगा, जहां आपके घर के पास सब्जी वाला खुद चलकर आ गया। अब जतिन अपने दोस्त के साथ बाहर खेलने जाता है और उसके दोस्त को एक टेनिस बॉल लानी है। तो वो उससे कहता है कि जतिन, हमें मार्केट से टेनिस बॉल लेकर आनी होगी। फिर जतिन और उसका दोस्त मार्केट जाते हैं, जहां पर जतिन मार्केट की एक इमेज देखता है, जहां पर लगातार शॉप्स हैं। पहली शॉप में टेनिस और स्पोर्ट्स के दूसरे सामान बिक रहे हैं, तो उसके ठीक बाजू वाली शॉप में कपड़े बिकते हैं। उसके बाद ग्रोसरी की दुकान है और फिर उसके बाद स्टेशनरी की है, फिर मेडिकल की एक शॉप है। कुछ इसी तरह से लगातार जतिन अलग अलग शॉप्स देख रहा है और फिर वहां से वो एक टेनिस बॉल खरीदता है और फिर वापस आकर टेनिस खेलता है। उसके बाद वो घर वापस आ जाता है। अब तक शाम के 5 बज चुके हैं और उसकी मम्मी उससे कहती हैं कि घर में टमाटर नहीं है और जतिन को अपने बड़े भाई के साथ मार्केट से जाकर टमाटर लाने होंगे। जतिन अपनी मम्मी से इस बात पर थोड़ा सा झगड़ा भी करता है कि सवेरे सवेरे तो सब्जी वाला आया था, लेकिन आपने सब्जी नहीं ली, अब आप हमें फिर से मार्केट भेज रही हैं। फिर जतिन अपने भाई के साथ वापस से टमाटर लेने पहुंच जाता है। वहां पर वो सब्जी मार्केट में जाता है, जहां पर बहुत से छोटे छोटे सब्जी वाले, जिन्हें हम हॉकर्स भी कहते हैं, वो सब्जी बेच रहे होते हैं। और अगर जतिन सुबह इसी एरिया को देखता है तो ना तो यहां पर कोई इस तरह की दुकान थी और ना ही कोई सब्जी वाला। यहां पर उनकी बनी बनाई दुकान नहीं होती है। जतिन देखता है कि ये सभी बस रोड का एक किनारा चुनकर वहां पर सब्जी की अपनी छोटी सी दुकान यूं ही खुले में लगाकर सब्जी बेचते हैं और फिर अपनी दुकान समेटकर रात को चले जाते हैं। यहां सिर्फ सब्जियां नहीं, बल्कि ऐसे लोकल मार्केट में जतिन को कपड़े, प्लास्टिक, बर्तन, सब कुछ बिकते हुए दिखता है। उसके बाद जतिन घर जाता है और अपनी मम्मी को टमाटर देता है। उसकी मम्मी खाना बनाती हैं और वो खाना खाते हैं और फिर वो सो जाता है। नेक्स्ट डे संडे होता है और जतिन के पापा ने उससे प्रॉमिस किया है कि वो उसे मॉल लेकर जाएंगे ताकि वो अपने लिए अच्छे से शॉपिंग कर सके। अब वो दोनों मॉल जाते हैं। उसके पापा ने मॉल में नीचे पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की और उसके बाद वो दोनों लिफ्ट के जरिए सेकंड फ्लोर पर चले गए, जहां पर कपड़ों की ढेर सारी लग्जरी शॉप्स हैं। वहां पर उन दोनों ने जतिन के लिए कपड़ों की शॉपिंग की और फिर नीचे आते आते साथ में आइसक्रीम भी खाई। अभी तक हमने जतिन की आपको जो 2 दिन की कहानी बताई है, वो आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है। यहां पर सोचकर देखिए, जतिन ने कितनी तरह के मार्केट को अपने सामने देखा है। अगर आपको लगता है कि मार्केट तो एक ही तरह का था, चाहे वो सब्जी लेने गया हो या कपड़े खरीदने या टेनिस बॉल खरीदने, जहां पर जतिन ने पैसे दिए और बदले में अपनी चीज खरीदी, तो हम आपकी सोच को थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जतिन ने अपने दोस्त और अपने पापा के साथ 2 दिन में 4 तरह का मार्केट देखा है। पहला वो मार्केट था जब सब्जी वाला खुद जतिन के घर के सामने आया था, यानी कि मार्केट खुद चलकर उसके घर तक पहुंच गया था। दूसरा मार्केट वो था जब टेनिस बॉल लेने वो लोकल मार्केट में गए थे, जहां लगातार एक के बाद एक शॉप्स थीं। तीसरा मार्केट वो था जब जतिन उसकी मम्मी के कहने पर टमाटर लेने गया था, जिसे आप सब्जी का मार्केट भी कहते हैं, जो रात होते ही गायब हो जाता है और सुबह होते ही वापस से लग जाता है। और चौथा मार्केट वो था जब जतिन संडे को अपने पापा के साथ मॉल गया था। मॉल एक लग्जरी मार्केट है। देखा जाए तो स्टेटस अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपने अपने सामने अभी 4 अलग अलग तरह के मार्केट्स को जाना है। कहने का मतलब यह है कि मार्केट का सीधा सा मतलब है जहां पर चीजें खरीदी या बेची जाती हैं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, वो सभी मार्केट कहलाती हैं। और अपने इस एपिसोड में हम इन्हीं मार्केट्स के बारे में समझेंगे जो आपके आसपास मौजूद हैं। देखिए, आपने तरह तरह के मार्केट को जान लिया। आपने ये भी जान लिया कि हर मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, यानी कि वैरायटी ही वैरायटी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप जतिन की तरह मॉल में अपने लिए टी शर्ट लेने गए हैं, तो क्या मॉल की उस शॉप के अंदर एक बहुत बड़ी सी फैक्ट्री होगी जहां पर टी शर्ट बनाई जाती होंगी और फिर बाहर एक छोटी सी शॉप होगी जहां पर शॉपकीपर आपको वो टी शर्ट बेचेगा? ऐसा नहीं है।
आप ये तो समझते होंगे कि टी शर्ट बेचने वाला शॉपकीपर या सेलर टी शर्ट बनाता नहीं है। वो कहीं से टी शर्ट लेकर आता है और आपको लाकर बेचता है। बिल्कुल उसी तरह जिस सब्जी वाले से जतिन ने टमाटर लिया था, उस सब्जी की छोटी सी रोड साइड शॉप के पीछे एक फार्म लैंड हो, जहां से वो टमाटर तोड़कर लाता है। टमाटर उगाता भी वो खुद है और जतिन को बेचा भी उसने खुद है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां पर जतिन ने ऐसा कोई फार्मलैंड नहीं देखा था। इसका मतलब है कि सब्जी वाला टमाटर फार्मर से खरीद कर लाता है और बेचता है। तो ये जो पूरा मार्केट का सिस्टम है, वो बायर्स, सेलर्स और ट्रेड पर डिपेंड करता है, जो सिस्टम को फॉलो करते हुए आप तक अलग अलग तरह की चीजें पहुंचाते हैं। अब मार्केट के इस बेसिक को समझते हुए हम सबसे पहले मार्केट की पहली टाइप की ओर चलते हैं, जिसे कहा जाता है वीकली मार्केट। अब आप कहेंगे कि वीकली मार्केट किसे कहते हैं? या हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, व्हाट डू अंडू अंडरस्टैंड बाय वीकली मार्केट? तो आप इसका सीधा सा जवाब ये दे सकते हैं कि वीकली मार्केट उस मार्केट को कहते हैं जो सप्ताह में एक दिन लगता है। अगर अभी भी आपको यह अच्छी तरह से समझ नहीं आया, तो चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए इसे अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे जतिन पहले अलग अलग मार्केट घूम चुका है। अब इस बार जतिन वीकली मार्केट की जर्नी को एक्सप्लोर करने वाला है। वीकली मार्केट जतिन ज्यादातर सब्जियां खरीदने के लिए ही जाता है। जतिन के रेसिडेंस के आसपास ही संडे को एक मार्केट लगता है, जहां पर सब्जियां और छोटे मोटे घर के सामान बिकते हैं। और जतिन की मम्मी हर हफ्ते संडे को जाकर वहां से सामान खरीदती हैं। ज्यादातर सब्जी खरीदने के लिए वो वीकली मार्केट ही जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वीकली मार्केट में सिर्फ सब्जियां बिकती हैं। जतिन ने देखा कि वहां पर सब्जियों के अलावा कपड़े, प्लास्टिक, बर्तन, जूते और लगभग सब कुछ बिकता है। अब जतिन के अलावा भी ऐसे ही एक वीकली मार्केट के बारे में दो दोस्तों के बीच बात चल रही थी। पहला दोस्त था समीर और दूसरा दोस्त था राज। राज ने समीर को बताया कि कल वो अपनी मम्मी के साथ संडे मार्केट गया था और वहां से उन्होंने सब्जियां और कुछ छोटे मोटे घर के सामान की खूब सारी शॉपिंग की और उसे वीकली मार्केट घूमने में बहुत मजा आया। वो लगभग हर संडे अपनी मम्मी के साथ ऐसे ही मार्केट में जाता है। तभी समीर ने राज को बताया कि उनके घर के पास तो वीकली मार्केट हर वेंसडे को लगती है और वो भी अपने पापा के साथ हर वेंसडे वीकली मार्केट जाता है। यहां पर राज और समीर के बीच जो बात चल रही थी, उससे आप ये समझ गए होंगे कि वीकली मार्केट सिर्फ संडे को नहीं लगता, बल्कि ये मार्केट हफ्ते के 7 दिन अलग अलग एरिया में लगता है। कहीं पर मंडे को, तो कहीं पर ट्यूसडे को, तो कहीं पर संडे को। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि एक ही शहर में ये जो छोटे छोटे सेलर्स होते हैं, वो अलग अलग मार्केट्स में जाकर अपना सामान बेचते हैं और कई बार ये ग्रुप्स बनाकर भी अपना सामान बेचते हैं, ताकि इन्हें ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम पड़े और ये एक साथ अलग अलग जगह पर जाकर हर दिन सामान बेच सकें। अब वीकली मार्केट के स्ट्रक्चर की तरफ नजर डालते हैं। आपने देखा होगा कि यहां पर किसी की परमानेंट शॉप नहीं होती है। हर शॉपकीपर की जगह लगातार बदलती रहती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपनी मम्मी के कहने पर अपने बड़े भाई के साथ टमाटर खरीदने गए थे। वहां भी टमाटर वाले की शॉप सुबह लगती थी और शाम को खत्म हो जाती थी। अब एक सवाल यह भी उठता है कि इस तरह की मार्केट की खासियत क्या है? सबसे बड़ी बात कि वीकली मार्केट में सामान आपको बहुत सस्ता मिल जाता है। अब आप सोचेंगे कि सामान तो सामान है, टी शर्ट तो टी शर्ट है। अगर सेम टी शर्ट एक जनरल शॉप पर आपको बहुत महंगी मिल रही है और वीकली मार्केट में बहुत सस्ती मिल रही है, तो इसका क्या रीजन है? इसकी वजह है कि वीकली मार्केट में जो आपको टी शर्ट बेच रहा है, उसके खर्चे कम हैं। उसे दुकान का रेंट पे नहीं करना पड़ता है। वो अपना सामान खुद बेच रहा है, इसलिए उसके हेल्पर के खर्चे भी बच जाते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करता है। वो सिटिंग अरेंजमेंट और डेकोरेशन को लेकर कोई खर्चा नहीं करता है, इसलिए वहां पर सामान आपको बहुत सस्ता मिलता है। साथ ही वीकली मार्केट में अगर आप कपड़ा खरीदने जाएं, तो लगातार कपड़ों की 1 से 10 तक दुकानें होती हैं
उसके बाद अगर आप कोई प्लास्टिक का सामान खरीदने जाते हैं तो उसी तरह से लगातार 1 से 10 प्लास्टिक की दुकानें होती हैं। ये 10 से ज्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। इससे फायदा ये होता है कि अगर आपको किसी एक स्टॉल पर किसी भी प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज्यादा लग रही है तो आप दूसरे स्टॉल पर जाकर कीमत पता कर सकते हैं। इससे दोनों स्टॉल में सामान बेच रहे शॉपकीपर्स के अंदर कंपटीशन की भावना डेवलप होती है और इस कंपटीशन के चलते वहां पर चीजें आपको सस्ते दामों में मिल जाती हैं। अब यहां पर आपसे कुछ इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे इन व्हाट वेज इज अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम शॉप ओनर? मतलब एक हॉकर दुकान के मालिक से किस तरीके से अलग है? इस सवाल का जवाब आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं। शॉप ओनर वो लोग होते हैं जिनकी परमानेंट शॉप होती है, जो एक ही जगह पर अपनी शॉप लगाकर लोगों को सामान बेचते हैं। जबकि हॉकर्स उन लोगों को कहते हैं जिनके स्टॉल की लोकेशन लगातार बदलती रहती है। हॉकर्स वीकली मार्केट, सब्जी मार्केट में दिखाई देते हैं। वहीं शॉप ओनर मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और आपके घर के आसपास भी मौजूद होते हैं। चलिए अब बच्चों दूसरी तरह के मार्केट की तरफ चलते हैं। इस मार्केट को कहा जाता है नेबरहुड शॉप्स। अगर हम इन नेबरहुड शॉप्स को एक शॉर्ट डेफिनेशन में समझने की कोशिश करें तो वो दुकानें जो आपके घर के आसपास होती हैं उन्हें हम नेबरहुड शॉप्स कह सकते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, आप जब अपने घर से बाहर निकलते हैं आपके घर के आसपास कोई ना कोई एक इंडिविजुअल शॉप तो जरूर होगी। अब वो एक ग्रोसरी की शॉप हो सकती है, कोई फ्रूट सेलर की शॉप हो सकती है, या हो सकता है कि कोई छोटी सी स्टेशनरी हो या फिर कोई मेडिकल शॉप हो। लेकिन वो एक स्टैंड अलोन शॉप होती है। कहने का मतलब है कि उस पूरे एरिया में हो सकता है कि वो इकलौती अकेली शॉप हो, उसके बगल में कोई दूसरी दुकान ना हो। हम में से हर किसी के घर के आसपास ऐसी कोई ना कोई दुकान तो जरूर होती है। ये भी आपके लिए एक तरह का मार्केट ही है, क्योंकि जब भी आपको चीजों की जरूरत होती है आप जल्दी से जाकर वहां से वो चीज खरीद लाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपकी नेबरहुड शॉप की लिस्ट में एक ऐसी ही परमानेंट शॉप हो सकता है कि आपके घर की थोड़ी ही दूरी पर रोज एक सब्जी वाला एक छोटी सी जगह पर अपनी एक छोटी सी सब्जी की दुकान लगाता हो, और वो सब्जी की दुकान रोज ही लगती है। आपकी मम्मी अक्सर वहीं से जाकर सब्जी खरीदती हैं, लेकिन वो जमीन उसकी नहीं है। वो सड़क का एक छोटा सा हिस्सा है जो खाली पड़ा हुआ था, जिसे उस सब्जी वाले ने इस्तेमाल किया है। अब हो सकता है कि किसी दिन गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आए और वो ऑब्जेक्शन करे कि सब्जी वाले ने रोड के उस हिस्से पर इल्लीगल कब्जा कर लिया है और उसे वहां से हटवा दें। ऐसा किया जा सकता है क्योंकि वो जमीन सब्जी वाले की नहीं है। अब चलिए दो अलग अलग तरह की नेबरहुड शॉप्स के फायदे और नुकसान के बारे में समझते हैं। बच्चों, आपके घर के पास जो छोटी सी दुकान होती है, जो परमानेंट होती है, आप वहां से उधार भी ले सकते हैं। जबकि आपके घर के पास ही जो टेम्पररी सब्जी की दुकान होती है या पानी पूरी का स्टॉल होता है, वहां से आप उधार नहीं ले सकते। अब इसे आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक आंटी हैं, शीला आंटी, जिन्होंने अपने घर के नीचे बाहर वाले कमरे में छोटी सी शॉप खोल रखी है, जहां पर ग्रोसरी का सारा सामान मिलता है। आप अपनी मम्मी के साथ शीला आंटी के यहां घर के छोटे मोटे सामान लेने जाते हैं। शीला आंटी मम्मी की लिस्ट देखकर उन्हें सामान देती हैं और उसके बाद वो आपकी मम्मी से पैसे लेने के बजाय डायरी निकालती हैं और जितना भी सामान मम्मी ने लिया था उसे अपनी डायरी में लिखती हैं, और वो पैसे भी लिखती हैं जो मम्मी को उन्हें देने थे, और फिर वो अपनी डायरी बंद कर देती हैं और मम्मी उन्हें बिना पैसा दिए ही वापस आ जाती हैं। जबकि आप अगर अपने घर से बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद एक दुकान में जाकर इसी तरह की खरीदारी करते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी को तुरंत उन्हें पैसे देने पड़ते होंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शीला आंटी की शॉप एक नेबरहुड शॉप थी, जिससे आपकी मम्मी अच्छी तरह से परिचित हैं।
और शीला आंटी भी आपकी मम्मी को अच्छी तरह से जानती थीं, इसलिए वहां पर आपका उधार और लेन देन चलता है। अब इस एग्जाम्पल के बाद आप भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नेबरहुड शॉप्स के क्या फायदे होते हैं। अब चलिए बात करते हैं तीसरे टाइप के इंपॉर्टेंट मार्केट की, जिन्हें आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स के नाम से भी जानते हैं। आप इन्हें एक तरह से अपग्रेडेड और मॉडर्न मार्केट भी कह सकते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये अर्बन एरियाज में मौजूद होते हैं और यहां पर एक साथ बहुत सारी शॉप्स होती हैं। अब यहां पर आपको समझना होगा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स के बीच में भी डिफरेंस है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब है एक ही कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सभी बहुत ज्यादा लग्जरी हों। इनके कंपैरिजन में मॉल्स ज्यादा अपग्रेडेड और ज्यादा लग्जरी होते हैं। मॉल के हर शॉप के अंदर एयर कंडीशनर होता है और मॉल में लिफ्ट भी मौजूद होती है। देखा जाए तो इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स में ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों ही तरह के सामान बिकते हैं और आप इन ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड चीजों के बीच में डिफरेंस आसानी से कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ब्रांडेड गुड्स ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। अब इसका भी एक रीजन है। इस रीजन को एक छोटे से डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी सोसाइटी की बिल्डिंग में दो लड़कियां रहती हैं। एक का नाम है सीमा और दूसरी का नाम है नैना। नैना के घर वाले सिर्फ ब्रांडेड चीजें खरीदने के शौकीन हैं और वो हमेशा ब्रांडेड चीजों की ही शॉपिंग करते हैं, जबकि सीमा अपनी पसंद और कंफर्ट के हिसाब से अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की चीजें खरीदती रहती है। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें ब्रांडेड हैं या नहीं। हाल ही में सीमा और नैना ने अपने लिए एक जीन्स खरीदी। जहां नैना ने वो जीन्स 2500 में एक ब्रांडेड शॉप से खरीदी, वहीं सीमा ने वो जीन्स एक लोकल शॉप से 600 रुपए में खरीदी। दोनों की जीन्स दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी,